चलिए, हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए, हमारी क्लास में एक सूरज किंग करके हैं, मतलब उनकी आईडी सूरज किंग के नाम से है। और अभी उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई कि सर आज मैं पापा बन गया हूँ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। चलिए, तो आपको और आपकी पत्नी को बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत आशीर्वाद। ठीक है, और आपके पुत्र को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका पुत्र जीवन में आपका बहुत नाम ऊंचा करे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। ठीक है ना। चलिए जी, आइए आप सभी लोग। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक सेकंड रुक लीजिए बेटा, मेरी थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग गड़बड़ है। ठीक है, मैं अपनी कैमरे की सेटिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। चलिए, ओके। ठीक है, वेल एंड गुड जी। ठीक है, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भैया जी किसको? ठीक है, महान्यायवादी को। ठीक है, तो आज का जो है हमारा टॉपिक वो है भैया महान्यायवादी। महान्यायवादी वादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे आज का टॉपिक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जनरल ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, इंडिया। महान्यायवादी। तो ये भैया जी आज का हमारा टॉपिक महान्यायवादी। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक किस तरह से है, क्यों है? ठीक है, आप बोलेंगे सर आप तो ठीक है बिल्कुल आर्टिकल से लेकर चल रहे थे सारी चीजों को, तो बीच में आखिर ये महान्यायवादी कैसे आ गया? तो इसलिए आ गया कि आर्टिकल 75 कलम पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल 76 पढ़ेंगे, और आर्टिकल 76 में ही महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, उसका जो उल्लेख किया गया है, उसके बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 76 में की गई है। ठीक है, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का बेटा जो पद है, इसके बारे में आर्टिकल 76 में विस्तार से चर्चा की गई है। महान्यायवादी, ठीक है, यह एक ठीक है बेसिकली पद है। देखिए, इस पद पर एक व्यक्ति आसीन होता है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिर महान्यायवादी होता कौन है ना? महान्यायवादी है कौन बेसिकली? तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि आपने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ठीक है, कोई केस कर दिया आपने भारत सरकार के खिलाफ, तो आपकी तरफ से उस केस को लड़ने के लिए आपका वकील जाएगा, और भारत सरकार की तरफ से जो उनका वकील आएगा वो महान्यायवादी होगा। ठीक है, दूसरा, भारत सरकार को अगर कानून से संबंधित किसी भी मामले पर कोई सलाह लेनी हो, ठीक है, मतलब एज अ ठीक है आप कह सकते हैं कि कोई कंसल्टेशन लेनी हो, ठीक है, लीगल कंसल्टेशन लेनी हो, तो वो महान्यायवादी से लेंगे, है ना? जैसे सरकार को लगता है कि नहीं इस मामले पे हमको कोई कानूनी मशवरा या कोई कानूनी सलाह लेनी है, तो वो किसके पास जाएंगे? महान्यायवादी के पास जाएंगे, और महान्यायवादी उनको वो सलाह देगा। तो महान्यायवादी जो है वह भारत सरकार का ठीक है सर्वप्रथम विधि परामर्शदाता होता है। ठीक है, इट्स द लीगल एडवाइजर, या ठीक है ना आप इसे कंसल्टेंट बोल सकते हैं, जो भी आप बोला है, तो इट्स द लीगल एडवाइजर और कंसल्टेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट एडवोकेट भी है, ये सरकार का वकील है, संघ सरकार का वकील है। संघ सरकार की तरफ से ये सारे वाद विवादों के लिए मुकदमा लड़ता है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो महान्यायवादी के बारे में दो बातें। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि ये भारत सरकार का यह भारत सरकार का सर्वप्रथम
सर्वप्रथम विधि परामर्शदाता होता है बेटा, सर्वप्रथम विधि परामर्शदाता होता है, परामर्शदाता होता है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट लीगल एडवाइजर, फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि परामर्शदाता होता है ये। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो वो ये है भैया जी कि भारत सरकार का वकील होता है ये। ठीक है, तो भैया जी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि परामर्शदाता होता है और यह भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है ये, वकील होता है। ठीक है, अब वकील होने का मतलब क्या है सर? मतलब अगर आपने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया तो आपकी तरफ से आपका वकील लड़ने जाएगा, भारत सरकार की तरफ से जो उनका केस की, ठीक है ना, फाइट करने आएगा बेसिकली, जो ठीक है उनकी दलीलों को जज साहब के सामने रखने आएगा, वो यही होगा, महान्यायवादी होगा। चलिए जी, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है कि साहब ये ऑफिस जो है, ये पद जो है, ठीक है, इस पद के क्या कार्य है बेसिकली। ठीक है, तो आपको काम समझ में आ गया कि भैया जी महान्यायवादी का काम ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, इस पद की योग्यताओं के बारे में। देखो, जब आप किसी भी ऑफिस को देखते हो, जब आप किसी भी ऑफिस को देखेंगे तो सबसे पहला सवाल आता है योग्यता, है ना। जब आप किसी भी पद को देखेंगे तो आखिर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई वो कौन सी क्वालिफिकेशन है जो इस पद पर आसीन होने के लिए, ठीक है ना, एलिजिबल होती है। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी देखेंगे, योग्यता देखेंगे। तो योग्यता के बारे में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता, इसके बारे में बोला गया है। योग्यता के बारे में बेटा, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में क्या, कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में ये बात है कि वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो वह भैया जी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता, न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो। जाने की योग्यता रखता हो, रखता हो। ठीक है, सबसे पहली बात। तो अगर क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा हुई बेटा, योग्यता के बारे में चर्चा हुई, तो बिल्कुल ठीक है, सीधी सी योग्यता है इनके पास, ये सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हो। अब सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने के लिए क्या योग्यता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, श्योर। तो सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने के लिए क्या योग्यता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इतना सी बात बोलिए कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हूं, बस योग्यता के बारे में। अच्छा, अब दूसरी बात बेटा कि उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है? नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बेटा, ठीक है, परामर्श किसका लेगा? प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री के परामर्श के उपरांत ही राष्ट्रपति अपनी मोहर से किसी भी व्यक्ति को इस पद पर बैठा सकता है। ठीक है, या फिर ठीक है इस पद को दे सकता है, महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। लेकिन पीछे ठीक है प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहेगा, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएगा। ठीक है जी, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री के ही परामर्श पर ऐसे होते हैं। प्रधानमंत्री अगर चाहे कि इस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाना है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो नियुक्ति हो गई, योग्यता नियुक्ति हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा बेटा, इनका कार्यकाल। कार्यकाल, ठीक है, तो देखो कार्यकाल के बारे में ये है कि संविधान में बेटा अभी तक एक लूप होल है, और वो ये है कि इनका कार्यकाल निश्चित ही नहीं है। संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। तो फिर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा।
तो ये बोला गया है बेटा संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इनके कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। कोई उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। बस इतना बोला गया है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, इतनी बात बोली गई है कि भाई ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, और जैसे ही राष्ट्रपति की इच्छा समाप्त हुई, ठीक है, इनको राष्ट्रपति इनके पद से वेदकल कर देगा। तो ये विशुद्ध रूप से कार्यपालिका के द्वारा नियुक्त है, और ये कार्यपालिका की ही कृपा पे अपने पद पर बने रहते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई भी महान्यायवादी होता है तो वो सरकार का पसंदीदा होता है। जैसे मोदी जी को जो भी व्यक्ति पसंद है और वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, तो मोदी जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनसे बोलकर, उनसे कहकर उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करवा देंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है कि साहब, द्रौपदी मुर्मू जी, आप इस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कीजिए। जो महान्यायवादी बने जाने के लिए जो एक बेसिक सी क्वालिफिकेशन है कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये व्यक्ति रखता है। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी का फेवरेट है। मोदी जी को पता है कि वो भारत सरकार का एक बहुत अच्छा विधि परामर्शदाता बनेगा, बहुत अच्छा वकील बनेगा, भारत सरकार को, ठीक है ना, सलाह भी देगा, ठीक है, और कई तरह के अवसर पर भारत सरकार की, ठीक है, विधिक मामलों में मदद भी करेगा और ईमानदार बना रहेगा हमारी इस सरकार के प्रति। कुल मिलाकर उनको ऐसा लगता है कि वफादार आदमी है, बनाओ इसको महान्यायवादी। लेकिन 5 साल बाद मोदी जी की गवर्नमेंट चली गई, हालांकि जाने वाली तो है नहीं, ठीक है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा, विपक्ष में कोई है ही नहीं। चलिए वो बात दूसरी है, लेकिन अगर मान के चलिए कि 5 साल बाद मोदी जी की गवर्नमेंट चली गई, तो ये व्यक्ति जो है, ठीक है, चुपचाप जैसी सरकार बदली ये भी अपना त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि इसको लगा कि भाई अगर अगली सरकार बनी और अगली सरकार का, ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के द्वारा मुझे बेइज्जत करके मेरे पद से हटाए, तो इससे बेहतर है कि मैं खुद से ही हट जाऊं, मैं खुद से ही त्याग पत्र दे दूं और मैं बोल दूं कि चलो ठीक है, 5 साल तो मैंने, ठीक है, एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपनी सेवाएं दी, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं, अब मैं स्वेच्छा से अपने इस पद को त्याग रहा हूं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब मैं स्वेच्छा से अपने इस पद को त्याग रहा हूं। तो ये वाली बात मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आप इसको समझना। ठीक है सर, तो ये राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति जी की इच्छा है तब तक ये पद पर बना रहेगा। मतलब कहने का आशय ये है कि इससे इसकी पद मुक्ति रिमूवल भी इसका राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन बेटा राष्ट्रपति ऐसा किसके कहने पर करेंगे? प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के ही परामर्श पर करेंगे। राष्ट्रपति का यह व्यवहार मनमाना नहीं हो सकता। जब तक प्रधानमंत्री ना कह दें तब तक वह किसी भी महान्यायवादी को उसके पद से नहीं हटा सकते राष्ट्रपति। ऐसा वह प्रधानमंत्री के कहने पर ही करेंगे। ठीक है, तो पद मुक्ति के मामले में राष्ट्रपति का जो व्यवहार है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। नियुक्ति का जो अधिकार है राष्ट्रपति का, वो भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कार्यकाल हो गया, नियुक्ति हो गया, वेतन भत्ते के बारे में बात कर लेते हैं। वेतन भत्ता, अब देखो इनका जो वेतन भत्ता है, सैलरी एंड अलाउंसेस है, तो इनके वेतन भत्ते को भी, ठीक है बेटा, कहीं पर भी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। इनका वेतन भत्ता संविधान में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इनकी वेतन भत्ते के बारे में, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है संविधान में इनके वेतन भत्ते के बारे में। लेकिन फिर भी देखिए एक व्यवस्था की गई है, और वो व्यवस्था ये की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है उसी के समान वेतन इसको मिलेगा। ठीक है, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान वेतन मिलेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान वेतन मिलेगा बेटा, न्यायाधीश के समान वेतन मिलेगा।
समान वेतन मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को बेटा वर्तमान में कितना वेतन मिलता है? तो वर्तमान में उनको मिलता है बाबू, ठीक है, 2.5 लाख रुपया। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपया इसको वेतन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान इसको वेतन मिलेगा। क्वालिफिकेशन की हमने बात ही कर ली, ठीक है, बहुत अच्छे से क्वालिफिकेशन। ठीक है, हमने इनकी नियुक्ति के बारे में भी चर्चा करी ली कि नियुक्ति मतलब, ठीक है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट। ठीक है, हमने इनके कार्यकाल टेन्योर के बारे में भी चर्चा कर ली, सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में भी चर्चा कर ली। कुल मिलाकर एक, ठीक है, विजन आपका क्लियर हो गया होगा कि महान्यायवादी है क्या। अब जैसे, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे आप सभी लोग प्लीज। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये व्यक्ति महान्यायवादी है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये जो व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति महान्यायवादी है ना। अब महान्यायवादी जो है ये है कौन वास्तव में? महान्यायवादी, ठीक है, इसका जो वास्तविक अर्थ है इस पद का, इसके ऑफिस का जो एक्चुअल सेंस है, जो एक्चुअल मीन है, वो क्या है साहब? ये भारत सरकार का वकील है। सरकारी वकील नहीं, सरकारी वकील अलग होते हैं, ये भारत सरकार का वकील है। ठीक है, तो सबसे पहली बात महान्यायवादी के बारे में ये कि भैया जी ये भारत सरकार का वकील है। ये बात ध्यान रखना है हम सबको, है ना जी। ये कौन है साहब? ये भारत सरकार का वकील है, का वकील है महान्यायवादी। ठीक है ना, एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब भारत सरकार वकील है। ठीक है, अगर भारत सरकार का वकील है तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अगर किसी ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया तो भारत सरकार की तरफ से यही लड़ने जाएगा। ठीक है, लेकिन, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब भारत सरकार के लिए मुकदमा लड़ता है। ठीक है सर, काम क्या है बाबू इसका? तो भैया अगर कोई पूछे क्या काम करते हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, तो बोलेगा कि साहब मैं भारत सरकार के लिए मुकदमा लड़ता हूं, मुकदमा लड़ता हूं, है ना, मुकदमा लड़ता हूं। तो भारत सरकार के लिए क्या करता है बेटा? मुकदमा लड़ता है। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सरकार के लिए मुकदमा लड़ता है, तो भैया ये भारत सरकार के खिलाफ ना तो कोई सलाह दे सकता किसी को, क्योंकि इसको तो सारी जानकारी होगी भारत सरकार के बारे में, है ना। भारत सरकार के जितने भी लूप होल्स हैं बेटा, सबके बारे में इसको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। तो भारत सरकार के खिलाफ ना तो ये परामर्श दे सकता, परामर्श दे सकता, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको अधिकार ही नहीं है कि भारत सरकार के खिलाफ ये परामर्श देता, बेचारा दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तभी तो इसके पद को पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बनाया कि अगर इसने दे भी दिया ठीक भारत सरकार के खिलाफ परामर्श, तो तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको इसके पद से हटा दो, हटाओ चलो, ठीक, गद्दारी करवे, हटाओ चलो। ठीक है, तो इसलिए भारत सरकार के खिलाफ ना तो ये परामर्श दे सकता है, तो परामर्श नहीं दे सकता, खिलाफ परामर्श नहीं दे सकता। ठीक है, नहीं करना चाहिए था। तो भारत सरकार के खिलाफ भैया जी ये परामर्श नहीं दे सकता, परामर्श नहीं दे सकता, है ना जी। ठीक है, परामर्श नहीं दे सकता, और ना ही मेरे प्यारे बच्चे ये भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ सकता। ठीक है, ना ही भारत सरकार के खिलाफ ये क्या कर सकता? मुकदमा लड़ सकता, लड़ सकता। अब मान के चलिए कोई केस आया अंबानी वर्सेस भारत सरकार, ठीक है, अंबानी वर्सेस भारत सरकार। अब अंबानी तो देश का सबसे पैसे वाला आदमी है। अगर अंबानी देश का सबसे पैसे वाला आदमी है तो अंबानी 2 मिनट में किसी भी वकील को हायर कर सकता है। लेकिन अंबानी को पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत सरकार की बहुत सारी सेंसिटिव जानकारी है, और इस केस से भी जुड़ी जानकारी होंगी, क्यों ना उसे अपना वकील बना लो। और वकील बना लो तो उसके पास तो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं, बड़े आराम से हम केस जीत जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। तो ना तो परामर्श दे सकता और ना ही बेटा मुकदमा लड़ सकता। ठीक है, खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता, यहां पर भी नहीं लिखना चाहिए था।
मुकदमा भी नहीं लड़ सकता। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। लेकिन बेटा ठीक है, वह अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान है, यह प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में, कि वह अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि वह अपने पद पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। सर, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है अपने पद पर रहते हुए, इसका मतलब क्या है, कर सकता है। अब जैसे मान के चलिए कि मैं हूं, ठीक है, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, बहुत बड़ा, ठीक है ना, और मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं कि मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, बड़े आराम से बचे उसकी फीस जो है उसको मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की फीस को अफोर्ड कर सकता हूं, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, ठीक है ना, तो मैं उसको हायर कर लूंगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। लेकिन ठीक है, वो मुकदमा भारत सरकार के खिलाफ ना हो, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, ना तो वो मुकदमा भारत सरकार के खिलाफ हो और ना पर भारत सरकार का उसमें कोई दूर दूर तक मतलब हो। भैया जी, जी क्लियर है भैया जी, डेट गद्दारी करवे वाजपेयी चलिए, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यहां पर मैंने क्या बोला कि अपने पद पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो मेरे लिए केस लड़ सकता है, लेकिन मेरे इस केस में भारत सरकार से ठीक है दूर दूर तक कोई मतलब ना हो, मतलब अगेंस्ट में भारत सरकार ना हो, ठीक है, और ना ही भारत सरकार से संबंधित बेटा कोई भी छोटा मोटा उसमें कोई वाद विवाद हो, ठीक है, तो बड़े आराम से वो मेरे लिए केस लड़ सकता है, तो अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, अब आर्टिकल 88 है बेटा, जो उसे व्यापक अधिकार देता है। आर्टिकल 88 उसे बहुत एक्सटेंसिव राइट्स देता है, बहुत ही ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। आर्टिकल 88 क्या बोलता है? आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 ये बोलता है कि वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों में, ठीक है, संदेश दे सकता है, संदेश भेज सकता है, ठीक है, जिसको कहते हैं मैसेज भेजना, संदेश भेज सकता है अपना, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित हो सकता है, कार्यवाही में उपस्थित हो सकता है बेटा, उपस्थित हो सकता है, और वह संसद के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है, भाषण दे सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह किसी भी मामले पर वोट नहीं कर सकता। ठीक है, उसे वोट नहीं करने का अधिकार है। अब आप बोलेंगे बेटा वोट नहीं करने का अधिकार क्यों है? वह वोट क्यों नहीं कर सकता संसद के किसी भी सदन में? अगर वह उपस्थित हो सकता है, अगर वो संदेश भेज सकता है, तो आखिर ऐसी क्या बात है कि वह वोट नहीं कर सकता? आप मुझे बताएंगे, ऐसी क्या बात है कि वो वोट नहीं कर सकता? प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब है बेटा, वो जैसे वकील नहीं होते, राम जेठमलानी, ठीक है, एक प्राइवेट वकील थे, वो बड़े बड़े लोगों का केस लड़ते थे। ठीक है, तो ऐसे ही ये व्यक्ति भी किसी का केस लड़ सकता है, बेशक ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, लेकिन उस केस का भारत सरकार से कोई मतलब ना हो, क्योंकि ये भारत सरकार के खिलाफ ना तो कोई सलाह मशवरा दे सकता, ना ही केस लड़ सकता। जी, मुझे बताइए आप लोग, तभी मैं आगे बढ़ता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये कार्यवाही में उपस्थित हो सकता है, भाषण दे सकता है, संदेश भेज सकता है, तो ऐसा क्या हो गया कि वोट नहीं कर सकता? ये वोट नहीं कर सकता बेटा, प्लीज। ठीक है, मैं आपके, ठीक है, रिप्लाई का आकांक्षी हूं, तो आपको, ठीक है, जल्दी रिप्लाई करना है। हे भगवान, बहुत अच्छे, गगन प्रताप सिंह, ठीक है, गगन ये बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया है, बाकी सब लोग, ठीक है, खामखा का जवाब दे रहे हैं। गगन बोल रहा है कि सर वोट करने के लिए उसे सदस्य होना पड़ेगा। क्या बात है बेटा,
गगन बहुत अच्छे, ठीक है, क्योंकि वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वह सदस्य नहीं है बेटा, सदस्य नहीं है, इसलिए वोट नहीं कर सकता। वह सदस्य नहीं है इसलिए वह वोट नहीं कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने उपराष्ट्रपति में बताया था ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति, ठीक है, सदस्य नहीं है राज्यसभा का, इसलिए राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनका संचालन करता है, अनुशासन बनाए रखता है, ठीक है, वो सारे राइट्स हैं उसको, लेकिन वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है राज्यसभा का, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, ये सब सदस्य ही नहीं है इसलिए वोट नहीं कर सकते, सदस्य नहीं है इसलिए ये वोट नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा इन साहब को एक और बहुत व्यापक अधिकार है, ये जो मानववादी साहब है इनको एक और व्यापक अधिकार है। वो क्या बात व्यापक अधिकार है बच्चे? इनको ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी, ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायिक क्षेत्र में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी न्यायिक क्षेत्र में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं, मामला प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल है बेटा, कोई छोटी मोटी बात है भाई? क्या कोई छोटी मोटी बात है भाई? अटॉर्नी जनरल है, बहुत बड़ी बात है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायिक क्षेत्र में ये अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आप सोचेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी वो अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मायना होता है? सर ये बात हमारे समझ में नहीं आई, ये हम नहीं समझे, तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कि भारत सरकार की तरफ से वो कोई केस लड़ रहे हैं और पता चला कि भारत सरकार का वह केस जो है वह, देखिए, पटना के किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है, तो वो डायरेक्ट पटना के सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाकर, पटना के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में जाकर वो अपना मामला रख सकते हैं, ठीक है। उनको ये अधिकार है क्योंकि भाई वो भारत सरकार के वकील है, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। तो भारत सरकार के वकील है तो भाई वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायिक क्षेत्र में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है मेरे प्यारे बच्चे, पूरा अधिकार है। बात समझ में आ रही है? पूरा का पूरा राइट है इनको। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे कि जैसे इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद क्या ये बेसिकली, ठीक है, एज ए प्राइवेट वकील काम कर सकते हैं? क्योंकि भारत सरकार के वकील रहे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जितनी भी साल इनका कार्यकाल रहा हो, लेकिन जैसे इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो क्या है प्राइवेट वकालत भी कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हाँ या ना? अभी बोल रहे हैं नहीं, अभी कह रहे हैं कि सर वो अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। अभी ने बोला है नो, अर्जुन भी बोले नो, नहीं कर सकता वो। चलिए, लेकिन शीतल बोल रही है बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। और शीतल के बाद गोपाल है, पूजा है, ठीक है, और अलका है, अलका, सचिन है, अनन्या है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। अब बहुत तेज कमेंट चल रहे हैं, अरे भाई, ठीक है, जब वो कार्यकाल में था वह तब प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता था, तो कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद क्यों नहीं कर सकता? अरे जब वो बेटा, ठीक है ना, इन द ऑफिस था, इन द ऑफिस होने के बावजूद भी बंदा प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था, तो भैया जी, ठीक है, आउट ऑफ ऑफिस होने के बाद वो क्यों नहीं कर पाएगा? जब अपने पद से हट जाएगा तो क्यों नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो बच्चे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं एक तरह, ठीक है। देखो यहां मैं लिखता हूं ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, क्योंकि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहां से लिए बेटा? ब्रिटेन से लिए है। और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं हमारा भारत, भारत। देखो, ठीक है, मैं आपको कुछ बेसिक अंतर बताऊंगा। हमने महान्यायवादी का पद बेसिकली ब्रिटेन से ही लिया है, ये बात समझना आप, ठीक है। हालांकि आपने शायद कहीं ही पढ़ा होगा, लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूं। चलिए, कर सकते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
कर सकता है। चलो बहुत अच्छे बच्चे, मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ पे जुड़े, ठीक है ना, और लगातार कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही मैं डेली जो है ना जी, चलो शिखा कह रही है सर जी आपको पूजा का कमेंट दिखाई पड़ता है, बताइए। ठीक है। हाँ, सही बात है, ठीक है। क्योंकि पूजा मेरे, ठीक है, फूफा जी की बेटी है ना, तो इसलिए मुझे केवल पूजा का कमेंट दिखाई पड़ता है। अब तुम हो ही नहीं, ठीक है, तुम मेरी दूर की भी रिश्तेदार नहीं हो, तो इसलिए तुमसे मेरी बड़ी दुश्मनी है बेटा। चलो अब यहां पर आओ, तो इधर देखो, एक तरफ है ब्रिटेन, एक तरफ है भारत। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि महान्यायवादी का पद हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, है ना, का पद जो है बच्चे वो हमने यहीं से लिया है। कहां से बाबू? ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है महान्यायवादी का पद। लेकिन वहां पर एक व्यवस्था है ब्रिटेन में, वहां पर यह व्यवस्था है कि वहां पर जो महान्यायवादी है वह वहां के लोअर हाउस का मेंबर होगा। वो वहां के लोअर हाउस का क्या होगा बेटा? वहां के लोअर हाउस का मेंबर होगा, मतलब वह वहां के निम्न सदन का सदस्य होगा। यह व्यवस्था है कि वह वहां के निम्न सदन का सदस्य होता है, निम्न सदन का सदस्य होता है। सदस्य होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। तो ब्रिटेन, महान्यायवादी का पद हमने ब्रिटेन से लिया है, और जो वहां का महान्यायवादी होता है वहां के निम्न सदन, निम्न सदन वहां का क्या है सर? तो वहां का जो निम्न सदन है वह हाउस ऑफ कॉमन्स उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं वहां के निम्न सदन को। जैसे हमारे लोकसभा है तो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। अब चूंकि वह हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है तो इसलिए उसे केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में वोट डालने का अधिकार होता है, केवल उसे बेटा हाउस ऑफ कॉमन्स में वोट डालने का अधिकार होता है, क्योंकि वो वहां का सदस्य है। और वहां का सदस्य है तो इस वजह से उसको क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स में वोट डालने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, अधिकार है ना भैया? उम्मीद करता हूं बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। तो महान्यायवादी का पद हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। वह लोअर हाउस मतलब निम्न सदन का सदस्य होता है, और मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स का, और हाउस ऑफ कॉमन्स में वह वोट डालने का अधिकारी है, ठीक है। उसके पास राइट है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में वोट, क्योंकि वहां का सदस्य है वो, ठीक है। अब भारत में आ जाओ भैया, जब आप भारत में आएंगे तो भारत में वो निम्न सदन का सदस्य नहीं होता, नहीं होता है, वह निम्न सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो क्या भैया जी? केवल उसके पास सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जज के समान योग्यता हो, जज के समकक्ष योग्यता हो, है ना, दिखाई दे रहा है ना, योग्यता हो। तो उसके पास बेटा जज के समकक्ष, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के समकक्ष क्या हो? योग्यता हो, ठीक है। कोई हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य नहीं है। अब चूंकि वो सदस्य ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसलिए उसे किसी भी सदन में, ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, सदन में, ठीक है ना, वोट का राइट नहीं है। उसको किसी भी सदन में बेटा वोट का अधिकार नहीं है, वोट का राइट नहीं है। उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ब्रिटेन है और इस तरफ है भारत, ठीक है। तो हमने ये पद ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है और यहां पर क्या व्यवस्था है, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में भी वो ब्रिटिश सरकार का वकील है और भारत में भी वो भारत सरकार का वकील है, ठीक है। तो जो उसकी जो ड्यूटी है, ड्यूटी सेम है लेकिन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। ड्यूटी सेम है, क्वालिफिकेशन अलग अलग है, क्लियर है। वहां पर भी वह ब्रिटिश सरकार का वकील है और यहां पर भी वह भारत सरकार का वकील है। तो यहां पर बेटा वह ब्रिटिश सरकार का वकील है, सरकार का वकील है। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चे, या ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन के संविधान में उसे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य माना गया है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के ही सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ ब्रिटेन बन जाएगा।
हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ ब्रिटेन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है? कि भारत में इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा को बोला ही उन्होंने क्या है लोअर हाउस है, एक निम्न सदन बोला है, क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा में जो व्यक्ति आएंगे हो सकता है कि किसी के पास इतनी शैक्षिक योग्यता ना हो कि वो एक अच्छा वकील बन सके, ठीक है, अच्छा लॉ एडवाइजर, लीगल एडवाइजर या लॉ कंसल्टेंट बन सके। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि पता पड़े कि वर्तमान में जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं सारे के सारे अंगूठा छाप है। ठीक है, एक से एक बड़ा अंगूठा छाप है और वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है साहब, ये क्या है? ये भारत सरकार के वकील हैं। तो ये भारत सरकार के वकील हैं, वकील है। वकील का मतलब प्रथम विधि परामर्शदाता, प्रथम विधि परामर्शदाता। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप एक एक मिनट लेंगे। देखिए, 1 मिनट लेंगे, इसके लिए मैं एक बार आपको फिर से पूरा रिकॉल करवाता हूं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत सरकार का फर्स्ट लीगल एडवाइजर, मतलब सर्वप्रथम विधि परामर्शदाता होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लीगल एडवाइजर मतलब सर सर्वप्रथम विधि परामर्शदाता होता है। मतलब कहने का मतलब है एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने के समकक्ष योग्यता रखता हो। ठीक है, जज चुने जाने के समान योग्यता रखता हो, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। तो जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने के लिए, वो योग्यता इसके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है, चलिए प्रेसिडेंट। अब इसके बाद जो इसका कार्यकाल है, कार्यकाल है वो संविधान में निश्चित ही नहीं है। ठीक है, और इसका जो सैलरी एंड अलाउंसेस है उसके बारे में बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि उसका निर्धारण कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन ठीक है, ये व्यवस्था है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के समान, मतलब 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। ठीक है, इसकी बात, वो सारी बातें मैंने बताई। भारत सरकार के लिए मुकदमा लड़ता है, ठीक है ना बच्चे, खिलाफ नहीं लड़ सकता और ना ही परामर्श दे सकता। अपने पद पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसमें भी कोई सलाह मशवरा नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 बोलता है कि संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, इसको ये अधिकार है कि उपस्थित हो सकता है, भाषण दे सकता है, वोट नहीं कर सकता क्योंकि वह भैया सदस्य नहीं है। ठीक है, और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायिक क्षेत्र में अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, ये पद हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन का महान्यायवादी कैसा होता है और हमारा कैसा है, ये मैंने अंतर आपको स्पष्ट कर दिया। चलिए, आर्यन खान कह रहे हैं भारत नहीं इंडिया लिखिएगा सर जी, यहां कौन सी राजनीति? अरे यार तुम चुप रहो। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिए। चलिए, राज सिंह यादव भैया जी, आपकी क्लास लेना जैसे हनुमान चालीसा सुनना बड़ा मोटिवेटेड फील होता है, ऑलवेज रेस्पेक्ट। अच्छे सर, आपकी पद्धति बहुत बढ़िया है। अरविंद कुमार वर्मा जी, थैंक यू जी। सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता मैं तभी बताऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट का जज पढ़ाऊंगा जी। चलिए, आर्यन खान क्या कहते हो आप? अपनी अम्मी को अम्मी जान कहते हो या मॉमी कहते हो? क्या कहते हो? ठीक है, या मॉम कहते हो? ठीक है, आप अपने पिताजी को अब्बू जान कहते हो या डैड कहते हो? क्या कहते हो? ठीक है, हमारा देश है। ठीक है, और आपने डीपीएसपी में पढ़ा भी होगा। इनफैक्ट आपने नॉट इवन डीपीएसपी बल्कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी गौरवशाली संस्कृति और जो उसकी परंपरा रही है, हम उसको सस्टेन करें, बनाए रखे हैं। ठीक है, नाम हमारा भारत है। ठीक है, अंग्रेज आए और बेसिकली जो इंडिया शब्द है ना, ये इंडिया शब्द का प्रयोग पता है किस लिए करते थे? ठीक है, हमारे देश को तुच्छ, हीन, दुर्बल, कमजोर, ठीक है ना, और बेसिकली
एक तरह से मैं बोलूं डेविल्स का देश सिद्ध करने के लिए वो इस शब्द का प्रयोग करते थे। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, मैं कभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ठीक है ना, इस तरह से इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई पॉलिटिक्स नहीं है ये, ठीक है। आपको आपके अतीत के गौरव से जाना जाए ये अच्छा लगता है, ठीक है, ये आपको ज्यादा बेहतर लगेगा कि आपको आपके अतीत के गौरव से जाना जाए जिससे कि आप गौरवान्वित महसूस हो, या ठीक है जबरदस्ती आपकी कमियों को गिनाकर और वो कमियां आपके ऊपर थोप कर उससे आपको पहचाना जाए, है ना, समझिए बच्चे। चलिए चलो बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे। आर्टिकल ठीक है 76, ठीक है, महान्यायवादी, कुछ नहीं बचा महान्यायवादी में, सब कुछ कवर हो गया। एक एक प्रश्न आपका ठीक है महान्यायवादी से बेटा बनने लगेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे आगे, ठीक है, और आगे चलने के क्रम में हम देखते हैं आर्टिकल 77 बच्चे क्या कहता है। आर्टिकल 77 बड़ा इंटरेस्टिंग है 77, ठीक है, देखिए सुनिए 77 बोलता है, ठीक है, कि मंत्रियों के बीच में कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करेंगे। अब इस आर्टिकल का भी अपना एक मर्म है 77 का। 77 क्या बोलता है बेटा, 77 बोल रहा है कि मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा ठीक है। चलिए अब ये कार्यों का बंटवारा क्या है, जो मंत्रियों के बीच में कार्यों का बंटवारा हो रहा है बेसिकली, ठीक है, ये कार्यों का बंटवारा क्या है, तो भैया जी कार्यों का बंटवारा का आशय ये है कि किस सांसद को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, कौन सा मंत्रालय ना दिया जाए, है ना। तो किस सांसद को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किसको कौन सा दिया जाए, किसको कौन सा ना दिया जाए, किसको किस स्तर का मंत्री बनाया जाए, है ना, किसको किस स्तर का मंत्री बनाया जाए। तो मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। अब आप ही बताइए, मंत्रियों के बीच में कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं, तो क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी सांसद को मंत्री पद दे सकते हैं? नहीं, ठीक है, इसमें एक बाध्यकारी परामर्श होता है बच्चे, किसका, प्रधानमंत्री का। वो ऐसा प्रधानमंत्री के ही परामर्श पर करेंगे। तो बाउंडेड कंसल्टेशन होती है बेटा, बाध्यकारी परामर्श होता है किसका, प्रधानमंत्री का। अरे प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को वो वाला मंत्रालय देगा। प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को वो वाला मंत्रालय देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्लियर है। चलिए ठीक है सर, तो मंत्रियों के बीच में कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या सर मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। अब मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं मतलब क्या है कि सर मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करने का मतलब है कि साहब किस सांसद को कौन सा मंत्रालय आवंटित करना है, ठीक है ना, राष्ट्रपति की मोहर होगी, लेकिन एक्चुअली ठीक है प्रधानमंत्री का परामर्श होगा, ये बाध्यकारी परामर्श होगा। प्रधानमंत्री बोल दे, ठीक है, प्रधानमंत्री ही बताएंगे कि सांसद अमित शाह, क्या सांसद अमित शाह को, ठीक है बेटा, थोड़ा सा मुझे आगे आके लिखने की आदत है ना, बस, लेकिन मैं हट जाता हूं ना। तो सांसद अमित शाह है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हे राष्ट्रपति, जो ये सांसद अमित शाह है, टकला है, ठीक है ना, आप इस ठीक है टकले सांसद को, ठीक है, तुरंत आप अमित शाह को तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री बनाइए। तो राष्ट्रपति उनको गृह मंत्री की शपथ दिला देंगे, ठीक है। तभी आदेश आएगा प्रधानमंत्री जी का कि हमारे एक और दूसरे टकले सांसद हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, ठीक है, इनको आप रक्षा मंत्री बनाइए। तुरंत राष्ट्रपति कहेगा लो साहब, इनको दिलवाते हैं अभी रक्षा मंत्री की शपथ, ठीक है। तभी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे हमारी एक और सांसद है जो वित्त के बारे में कुछ भी नहीं जानती, जिनको वित्त की बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं पता, तो उन्हीं को आप तुरंत ऐसा कीजिए कि क्या कीजिए बच्चे, उनको आप वित्त मंत्री बनाइए, और उनका नाम है निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो तुरंत बेटा उनको क्या बना दिया जाएगा, वित्त मंत्री बना दिया जाएगा।
वित्त मंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखना, ठीक है, अब ये जो सांसद है ना, ये बात ध्यान रखना बच्चे, ये सांसद आपके किसी भी सदन के हो सकते हैं, सांसद लोकसभा के भी हो सकते हैं, सांसद राज्यसभा के भी हो सकते हैं। कोई बाध्यकारी नहीं है कि मंत्री पद जो है वह केवल लोकसभा का ही होगा या राज्यसभा का ही होगा। ठीक है, मंत्री होने के लिए आपके पास दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता हो, कंफर्म है, लिख लीजिए, ये मंत्री होने के लिए दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता हो। अब ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, प्लीज यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, जिसको आप समझेंगे कि केंद्र स्तर पर सबसे सर्वोच्च स्तर पर होता है आपका कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ऊंचे स्तर पर क्या है बाबू, कैबिनेट मिनिस्टर। मध्यवर्ती स्तर पर है आपका स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, और सबसे निचले स्तर पर है आपका उपमंत्री, उपमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, अब यहां पर आपको ये देखना है तो किस सांसद को हम कौन सा मंत्री बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो है ना, किस सांसद को किस प्रकार का मंत्री बनाया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेंगे, इसका निर्धारण प्रधानमंत्री करेंगे कि हम अपनी पार्टी के किस सांसद को बेसिकली कौन सा मंत्रालय दें, तो इसका निर्धारण प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन ठीक है, नियुक्ति बेटा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि निर्मला सीतारमण को एज अ कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए आप, किसमें, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। राजनाथ सिंह को आप एज अ कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए, किसको, डिफेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है ना, चलिए, और होम मिनिस्ट्री में अमित शाह को कैबिनेट मंत्री बनाइए आप, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये बात ध्यान रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री निर्धारित करते हैं, निर्धारण प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है सर। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी सच में निर्मला सीतारमण को वित्त के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, इसका मतलब ये है सर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कठपुतली है। जी हाँ, कार्यपालिका के मामले में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कठपुतली है। एक दो स्वविवेकी की शक्ति प्राप्त है कार्यपालिका के मामले में, बाकी का वो सब वही करेंगे जो मंत्रिपरिषद कहेगी। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। बाबू आप सब जानते हो, ठीक है, आप जी रहे हैं सर, पॉलिटी को जी रहे हैं। चलिए, अरे आर्यन खान, आई लव यू बेटा, आई लव यू मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये जहां पे तुम्हारी कोई गलती होगी बच्चे, मैं वहां पे तुम्हें टोकूंगा ना, ये एक टीचर का कर्तव्य है कि नहीं। ठीक है, अब आप आगे कोई भी व्यक्ति भारत कहेगा, आप उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, आप उससे नफरत नहीं करेंगे। ये एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर का काम केवल पढ़ा के लेक्चर दे के बाहर चला जाना थोड़ी नहीं है, उसे बताना भी है कि उसका स्टूडेंट कोई गलती करता है तो बोले। ठीक है, टीचर उसे समझाए। आप बोलेंगे सर ये हमारे गौरवशाली परंपरा का प्रतीक रहा है हमारा देश भारत। ठीक है, ये शब्द भारतीय हमें, ठीक है, उस इतिहास की याद दिलाता है कि हम कितने श्रेष्ठ देश थे। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आर्टिकल 77, मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं, बाध्यकारी परामर्श है प्रधानमंत्री का। ठीक है, चलिए, और ये सब बता दी। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय किस सांसद को दिया जाएगा और कौन सी कैटेगरी, ठीक है, मिनिस्ट्री और कैटेगरी दोनों का निर्धारण प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब आर्टिकल 78 पे आते हैं बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है आर्टिकल 78। ठीक है बेटा, अब ये जो आर्टिकल 78 है बाबू, ये क्या बोलता है,
78 बोलता है, ये ध्यान रखना, 78 प्रधानमंत्री से बोलता है। 78 किससे बोलता है बेटा? 78 बोलता है प्रधानमंत्री से। 78 प्रधानमंत्री से एक अपेक्षा करता है, ठीक है, एक उम्मीद करता है, ठीक है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। अगर आप मुझसे अपेक्षा करें, है ना, तो इसका मतलब है कि बाध्यकारी नहीं है। अपेक्षा करें तो इसका मतलब बाध्यकारी नहीं है। अपेक्षा करने का मतलब है ना, कि साहब आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रिक्वेस्ट का मतलब तो यही है ना कि साहब आप चाहो तो ठीक है, ठीक है, आप नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है सर। तो प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर रहा है आर्टिकल 78। क्या अपेक्षा कर रहा है प्रधानमंत्री से, ये मैं आपको समझाता हूं। तो आर्टिकल 78 बेटा प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है जी बेटा, आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी क्रियाकलापों की जानकारी देते रहे, संबंधी कार्यों की जानकारी देते रहे, जानकारी देते रहे, देते रहे, देते रहे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है, क्या अपेक्षा करता है प्रधानमंत्री से? कि भैया जी वे राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी कार्यों की जानकारी देते रहे, है ना। तो मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते रहे कि साहब चल क्या रहा है। देखो, तुम सोच के देखो कि भाई राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। और आर्टिकल 78 क्या बोल रहा है कि भाई जिसको हमने आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का प्रधान बनाया है, जिसको हमने आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का प्रधान बनाया है, उसी को कार्यपालिका की जानकारी प्रधानमंत्री देगा, ठीक है। और वो भी, ठीक है, प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री को अगर लगे तो ठीक है भाई मैं दे देता हूं, ना लगे तो बाहर में जा तू, मैं नहीं दे रहा तुझे कोई भी जानकारी, तुझे जो करना है तो कर लियो भाई। चलिए, ठीक है। मजा आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में सबका टीचर। चलो 78 क्लियर हुआ। ये 78 है मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं जबरदस्त समझ में आया होगा। 78, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब 79 है। 79 में संसद स्टार्ट होती है। मन तो मेरा आज है कि आज मैं संसद भी आपको पढ़ा दूं, लेकिन मुझे 2 घंटे की क्लास की परमिशन नहीं है, 1 ही घंटे की आपकी क्लास है। तो संसद को हम कल देखेंगे, आर्टिकल 79। और संसद में बहुत मजा आने वाला है, तुम्हारी कसम, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगेगा जब हम संसद पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बच्चे, लव यू ऑल। देखो सुनो बच्चों, यहाँ पे जो तुम तारीफ करते हो ना इतनी सारी कि पॉलिटी तो सर नशा बन गई, आपने पॉलिटी को घोल के पिला दिया, यहाँ मेरी तारीफ कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम प्रयागराज मीट में गए थे, तो प्रयागराज मीट में मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। तो प्रयागराज मीट में जो है ना, डिमांड आई बच्चों की कि आप दिग्विजय सर से पॉलिटी पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में मैं बेसिकली इस संस्था में, ठीक है, एज अ टीचर नहीं रहा, लेकिन एक संस्था का मैं एक पैसिव सदस्य बना रहा। पैसिव सदस्य का मतलब है कि मेरे मन में संस्था के लिए प्यार, वो सम्मान, और जरूरत पड़ने पे, ठीक है, कोई भी, ठीक है ना, मदद,
ठीक है, मेरी संस्था ने और मैंने संस्था की, ठीक है, उस तरह से तो वो रहा, लेकिन एक्टिव मेंबर नहीं था, एज अ एजुकेटर नहीं था मैं संस्था में पिछले 1 साल से। तो बच्चों को ये लगा कि शायद मैं आया हूँ, ऐसे ही आया हूँ, तो उन्होंने डिमांड की कि दिग्विजय सर से पॉलिटी कराइए। आपने वो वीडियो भी देखा होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, है ना। और आप में से जो भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं कर लीजिएगा फॉलो, ठीक है, मेरी आईडी के सामने ब्लू टिक आ जाएगा, आप दिग्विजय डालेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो अब ये हुआ, तो वहाँ पे मैंने देखा 1-2 कमेंट ऐसे थे, तो वो कह रहे थे कि उन टीचर से पढ़िए, उन टीचर से पढ़िए, ऐसे 1-2 बच्चे जो इधर उधर के आ जाते हैं, ठीक है, जो अपने सारे, ठीक है। हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, सच्ची बात, हर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है, बहुत मन से पढ़ाता है और अपने पूरे एफर्ट डालता है। बच्चों के बीच में ये कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा टीचर बेस्ट है, मेरा टीचर बेस्ट है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा टीचर बेस्ट है, मेरा टीचर बेस्ट है, ये होना चाहिए। मुझे आपकी बात ये अच्छी लगती है आप सब लोगों की, आप लोग बोलते हो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत आनंददायक पढ़ाते हो, आपने पॉलिटी को नशा बना दिया, आपने पॉलिटी को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ठीक है, अगर जिस दिन आप ये कहने लग जाएंगे कि आप सर दुनिया में सबसे अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं, आपसे बेहतर पॉलिटी कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं वहीं पर आपको उस दिन ऑब्जेक्ट कर दूंगा कि नहीं बेटा, बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, कुछ भी नहीं, तुच्छ हूं मैं, ठीक है। जो पॉलिटी में महारत है जिनके पास, जिन्होंने पॉलिटी की किताबें लिखी हैं, जो पॉलिटी के मर्म को, ठीक है ना, अपने भीतर आत्मसात करते हैं, और मैं तो इस विषय का अध्यापक भी नहीं हूं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं पॉलिटी का टीचर भी नहीं हूं बेटा, मैं तो ज्योग्राफी का टीचर हूं अगर आप मुझसे पूछे तो। और ज्योग्राफी के बाद मुझे दूसरे नंबर पे कोई विषय अच्छा लगता है पढ़ाने में तो वो इतिहास है, इतिहास अच्छा लगता है। तीसरे नंबर पे कहीं मुझे इकोनॉमी अच्छी लगती है, और कहीं चौथे नंबर पे पॉलिटी आ पाता है। ठीक है, चलिए, तो कहने का आशय ये है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कभी ये कंपैरिजन नहीं करते, आप ये कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। और वो बच्चे इंस्टा पे मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकता ना, जब कमेंट बॉक्स में उन्हें तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आईडी से रिप्लाई ठीक भी नहीं है। मैं उन्हें भी ये समझाना चाहूँगा कि हर एक शिक्षक बेस्ट होता है, हर एक शिक्षक बेस्ट होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।